प्री के लेवल से वाकाटक वंश। सुनते जाइएगा वाकाटक वंश में क्या इंपॉर्टेंट है। वाकाटक वंश की स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने, है ना, क्योंकि वाकाटक वंश जो था वो शुरुआत में विंध्य क्षेत्र में फैला हुआ था। शुरुआती दौर पे ये विंध्य क्षेत्र में फैला हुआ था और इसीलिए इस वंश की इसने स्थापना करी, उसका नाम रखा गया भैया विंध्य शक्ति रखा गया। लेकिन वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा, अगर वाकाटक वंश का आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक, संस्थापक पूछेगा तो विंध्य शक्ति, और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आपका आंसर आएगा प्रवरसेन प्रथम। क्या आंसर आएगा भैया? प्रवरसेन प्रथम आएगा। वाकाटक से गुप्त वंश का राजा चिन्ह क्या था? गरुड़ था। गा से गुप्त वंश और गा से गरुड़ था। वैसे ही वाकाटक वंश का अगर हम लोग राज चिन्ह देखें, यदि हम लोग वाकाटक वंश का राज चिन्ह देखें तो इनके सिक्कों पर गंगा माता की आकृति बनी थी। सिक्कों पर गंगा की आकृति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किनके सिक्कों पर गंगा की आकृति को दिखाया गया है, तो गंगा की आकृति को वाकाटक वंश के सिक्कों पर दिखाया गया है। इन्होंने अपनी राजधानी 2 बार चेंज करी और इन्होंने 2 नगरों को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। तो राजधानी की बात की जाए तो इन्होंने 2 नगरों को हमेशा राजधानी बनाते थे। इनकी मुख्य विशेषता, तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, इनकी जो प्रारंभिक राजधानियां थी लिखेंगे तो एक थी कांचानक, कांचानक को नचना कहा जाता है, कांचानक को नचना कहा जाता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र है। और दूसरी थी नंदीवर्धन, जिसको नागपुर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। तो कांचानक जिसको हम लोग नचना के नाम से जानते हैं और नंदीवर्धन जिसको वर्तमान में नागपुर के नाम से जाना जाता है। बाद में राजधानी परिवर्तन हुआ और इन्होंने अन्य 2 नगरों को अपनी राजधानियों के रूप में बनाया, जिसको हम लोग पुरीक और प्रवरपुर के नाम से जानते हैं। पुरीक और प्रवरपुर के नाम से जाना जाता है। तो नागसेन कह रहे हैं, प्रवरसेन प्रथम ने अपनी राजधानी नचना नंदीवर्धन से बदलकर पुरीक या प्रवरपुर की थी, ठीक है ना। सिक्कों की बात की जाए तो वाकाटक वंश के सबसे ज्यादा भारी मात्रा में सिक्के हमको महाराष्ट्र के वर्धा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। कहां से बेटा? महाराष्ट्र के वर्धा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो अगर सिक्कों की बात की जाए तो भारी मात्रा में महाराष्ट्र के वर्धा से हमको प्राप्त होते हैं। क्लियर है बेटा? डन। अच्छा, वाकाटक वंश की जो जानकारी है हमको अभिलेखों से प्राप्त होती है और इनके अभिलेख हमको महाराष्ट्र में यवतमाल, महाराष्ट्र का अमरावती, महाराष्ट्र का भंडारा, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बैतूल, मध्य प्रदेश का त्रिपुरी जो जबलपुर के पास है, ठीक है ना। तो वाकाटक वंश यानी कि विंध्य क्षेत्र में भी फैला था, विंध्य क्षेत्र से महाराष्ट्र तक फैलेगा ये वंश, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इनके अभिलेखों की बात करें तो इनके अभिलेख हमको ज्यादा मात्रा में 2 स्थान से मिले हैं, एक महाराष्ट्र से और दूसरा मध्य प्रदेश से। तो महाराष्ट्र में बताया हमने आपको अमरावती, भंडारा, और एमपी में त्रिपुरी और बैतूल, अमरावती और बैतूल, ठीक है ना। यवतमाल भी लिख सकते हो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 255 बीसी में लिखिएगा, 255 बीसी में लगभग वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम इस वंश का जो उद्भव क्षेत्र था वो विंध्य क्षेत्र था। संभवतः इसीलिए इसके संस्थापक को हम लोग विंध्य शक्ति के रूप में जानते हैं। वाकाटक विष्णुव्रत गोत्र के ब्राह्मण थे। याद रखिएगा, जो वाकाटक थे वो विष्णुव्रत गोत्र के ब्राह्मण थे। लेकिन आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है बेटा? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त से अनंत के वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। प्रभावती जो गुप्त है वो विष्णुव्रत गोत्र के ब्राह्मण को नहीं मानकर धारण गोत्र के ब्राह्मण को मानेगी, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाकाटक वंश के लोग क्या थे, तो ब्राह्मण थे और इनका गोत्र क्या था? तो विष्णुव्रत। क्या बेटा? विष्णुव्रत, याद रखना है। इनका गोत्र पूछा जाए तो गोत्र बताना है आपको, विष्णुव्रत, ठीक है। जो दक्षिण भारत के चालुक्य थे, कदम्ब, कर्नाटक के जो कदम्ब वंश है और महाराष्ट्र का जो वाकाटक वंश है, तो कर्नाटक का कदम्ब वंश, दक्षिणी चालुक्य वंश और वाकाटक वंश के लोगों ने, इन तीनों लोगों ने अपने आप को हारिति पुत्र के नाम से जाना है। वाकाटक वंश ने अपने वैवाहिक संबंध बड़े बड़े साम्राज्यों में, जैसे गुप्त साम्राज्यों में, नाग शासकों में, नाग शासक जैसे पद्मावती नाग राजकुमारी पद्मावती, कदम्ब शासकों से, विष्णु कुंजिनो जो वंश था ये आंध्र प्रदेश में स्थित था। तो बड़े बड़े साम्राज्यों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना करे। बात समझ आ रही? विंध्य शक्ति ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन अगर हम लोग हरिसेन का अजंता लेख पढ़ें, किसका बेटा? हरिसेन का अजंता लेख पढ़ें, तो उस अजंता लेख में विंध्य शक्ति को वंश केतु और द्विज के नाम से जाना गया है। हरिसेन के अजंता लेख में, हरिसेन के अजंता लेख में विंध्य शक्ति को वंश केतु और द्विज के नाम से जाना गया है। एक मैं आपको बात बता देता हूं, द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को मिलाकर बनता है द्विज। तो द्विज में किसको शामिल नहीं करते? शूद्रों को शामिल नहीं करते। क्लियर है? अजंता लेख में ही विंध्य शक्ति के, है ना, साहित्य का पता, विंध्य शक्ति की उपलब्धियों का पता हमको इसीलिए हरिसेन के अजंता लेख से चलता है। लेकिन 275 ईस्वी में प्रवरसेन प्रथम गद्दी पर बैठता है और ये प्रवरसेन प्रथम, है ना, ही इस वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। माना जाता है, पुराण कहते हैं कि जो प्रवरसेन प्रथम है लगभग 60 सालों तक गद्दी पर बैठा। विंध्य शक्ति तृतीय
विंध्य शक्ति द्वितीय, आगे बताया जाएगा है ना। विंध्य शक्ति द्वितीय के वाशिम ताम्रपत्र लेख को पढ़ें तो वाशिम ताम्रपत्र लेख में हमको प्रवरसेन प्रथम की उपलब्धियों का पता चल जाएगा। प्रवरसेन प्रथम ने पुराणों में अपने आप को प्रवीर के नाम से बुलाया है। वाशिम ताम्रपत्र में प्रवरसेन प्रथम को धर्म महाराज की उपाधि दी गई है। इसने अपनी राजधानी कांचानक से बदलकर प्रवरपुर या पुरी कर ली थी। सर्वाधिक यज्ञ किसने करवाए थे? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक जो बताया प्रवरसेन के बारे में, वास्तविक संस्थापक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी जानकारी वाशिम ताम्रपत्र से मिलती है। धर्म महाराज की उपाधि धारण करी, प्रवीर की उपाधि धारण करी, राजधानी कांचानक से पुरी या प्रवरपुर कर ली। अब उनसे सबसे इंपॉर्टेंट कि इसने बहुत सारे यज्ञ संपूर्ण करवाए। जैसे इसने 4 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया, 1 वाजपेय यज्ञ करवाया, 1 वाजमेध यज्ञ करवाया और 7 बार सोम यज्ञ करवाया। लिख लीजिए बेटा, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। आईएएस का जब प्री का पेपर देने जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा। लिख लीजिए, इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ, 1 वाजमेध यज्ञ और 7 बार सोम यज्ञ को संपूर्ण करवाया था। दक्षिण भारत में बताया जा रहा था कि जो लोग वाजपेयी यज्ञ को संपूर्ण कराते थे, सिर्फ वही लोग सम्राट की उपाधि धारण कर सकते थे। तो वाजपेयी यज्ञ को संपूर्ण करवाया था प्रवरसेन प्रथम ने। इसलिए पेपर में बनता है कि वाकाटक वंश का एकमात्र शासक कौन था जिसको सम्राट के नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर आएगा प्रवरसेन प्रथम था। ठीक है ना? अच्छा, क्लियर है? गुड। प्रवरसेन प्रथम ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह भारशिव राजा भावनाग की कन्या से किया था। भारशिव राजा भावनाग यानी नागवंश, भावनाग की कन्या से किया था। पुराण कहते हैं कि प्रवरसेन के 4 पुत्र शासक बने, लेकिन गौतमी पुत्र की है ना अकाल मृत्यु हो जाने के बाद है ना उसे राजा बनने का अवसर नहीं मिला था। क्लियर है? तो गौतमी पुत्र का विवाह किससे हुआ था? याद रखिएगा, गौतमी पुत्र का विवाह किससे हुआ था? तो भारशिव राजा भावनाग की कन्या से हुआ था। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं कि प्रवरसेन प्रथम की जब मृत्यु हुई तो प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद वाकाटक जो वंश था वो 2 भागों में बट जाता है। एक होता है प्रवरपुर वंश के नाम से जाना जाता है जो मुख्य वाकाटक वंश है, और दूसरा है वत्स गुल्म वंश। क्या है बेटा? वत्स गुल्म वंश। मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। तो प्रवरसेन वंश के बारे में, प्रवरसेन प्रथम के बारे में हमने क्या क्या बताया आपको, एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि इसको याद रखें आप लोग। मेरा उद्देश्य है कि एक बार में एक ही टॉपिक कंप्लीट हो, लेकिन बहुत प्यार से अच्छे से कंप्लीट हो, नहीं बोलते? तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में क्या क्या बात बताई, समझिएगा। पहला, 4 अश्वमेघ यज्ञ, 1 वाजपेय, 1 वाजमेध, 7 सोम यज्ञ, सम्राट की उपाधि। ठीक है? विंध्य शक्ति द्वितीय के वाशिम ताम्रपत्र लेख से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? धर्म महाराज और पुरीक की उपाधि ली थी। 4 पुत्र कौमा गौतमी पुत्र का विवाह भारशिव राजा भावनाग की कन्या से। बस इतनी तो बातें मैं आपको बताई थी अभी तक। क्लियर है बेटा? यहां तक बातें मैं आपको बताई। अच्छा, अगली बात बताई कि प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद जो वाकाटक वंश है वो 2 भागों में बट जाता है। ठीक है ना? देखते हैं कौन कौन से। एक आपका होगा प्रवरपुर वंश और एक आपका होगा वत्सगुल्म वंश। प्रवरपुर वंश को ही हम लोग मुख्य वाकाटक वंश के नाम से जानेंगे। ठीक है? तो एक होगा प्रवरपुर वंश, इसमें देंगे मुख्य, और एक हम लोग का होगा वत्स गुल्म वंश। क्लियर है? जो प्रवरपुर वंश होगा इसका संस्थापक होगा रुद्रसेन प्रथम। कौन होगा बेटा? रुद्रसेन प्रथम। और इसने अपनी राजधानी पदमपुर नंदीवर्धन को बनाई। संस्थापक रुद्रसेन प्रथम, राजधानी पद्मपुर नंदीवर्धन। प्रवरपुर वंश का अंतिम शासक होगा पृथ्वीसेन द्वितीय। अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय, ये हो गया। दूसरा है वत्सगुल्म वंश। वत्सगुल्म वंश के संस्थापक होगा सर्वसेन प्रथम। संस्थापक सर्वसेन प्रथम। इसकी जो राजधानी होगी वो होगी वत्सगुल्म, वर्तमान में जो वाशिम पड़ता है महाराष्ट्र में। राजधानी वत्सगुल्म। और इस वत्सगुल्म वंश का अंतिम शासक होगा हरिसेन। अंतिम शासक हरिसेन।
लेकिन कहानी यहां तक अभी समाप्त नहीं हुई। क्लियर है? यहां से कहानी समाप्त नहीं हुई। अब यहां से मैं अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे। हेडिंग पड़ेगी प्रवरपुर वंश। हेडिंग डालिए जल्दी से। हेडिंग पड़ेगी प्रवरपुर वंश। लिखिए जल्दी से। हेडिंग पड़ेगी प्रवरपुर वंश या मुख्य वाकाटक वंश। डन। अच्छा, अब ये रुद्रसेन प्रथम कौन है? ये रुद्रसेन प्रथम कौन है? याद कीजिए कि प्रवरसेन प्रथम ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह भारषिव भावनाग की कन्या से किया था। तो गौतमी पुत्र और भारषिव भावनाग की कन्या से उत्पन्न संतान है आपकी रुद्रसेन प्रथम। क्लियर है? तो रुद्रसेन प्रथम कौन है? मैंने बता दिया आपको। रुद्रसेन प्रथम का दादा कौन है? प्रवरसेन प्रथम। और का नाना कौन है? तो भारषिव भावनाग। क्लियर है? अच्छा, रुद्रसेन प्रथम किसका समकालीन था? लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा भाई, ठीक है ना? मैं पूरे पूरे छापूंगा नहीं पूरा इतिहास, ठीक है? मैं बोल रहा हूं कि लिखिए कि रुद्रसेन प्रथम ब्रैकेट में लिखिए गौतमी पुत्र एवं भारषिव भावनाग की कन्या से उत्पन्न संतान थी। इस कारण से रुद्रसेन प्रथम को हम लोग भावनाग दौहित्र के नाम से जानते हैं। भावनाग दौहित्र के नाम से जानते हैं। बेटा पेपर में आता है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। दौहित्र मतलब होता है पुत्र, ठीक है ना, या उस वंश का। उसी प्रकार से रुद्रसेन प्रथम को हम लोग भावनाग दौहित्र के नाम से जानते हैं। और रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त का समकालीन था, क्योंकि रुद्रसेन प्रथम का जो नाम है ये हमको समुद्रगुप्त के, है ना, प्रयाग, ये समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमको रुद्रसेन प्रथम की जानकारी मिलती है। रुद्रसेन प्रथम के मरने के बाद पृथ्वीसेन प्रथम गद्दी पर बैठता है। लिखो, रुद्रसेन प्रथम के मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है? पृथ्वीसेन प्रथम बनता है। ये जो पृथ्वीसेन है, पेपर में आता है पृथ्वीसेन की तुलना हम महाभारत के में जो पांडव थे उनमें से किस पांडव से उसकी तुलना करते हैं? क्लियर है? तो रुद्रसेन प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा था पृथ्वीसेन। याद रखिएगा कौन बैठा बेटा? पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम। और पृथ्वीसेन प्रथम की तुलना की जाती है महाभारत के युधिष्ठिर से, क्योंकि पृथ्वीसेन प्रथम ने कुंतल कर्नाटक साम्राज्य को जीता था। कुंतल साम्राज्य को जीता था। क्लियर है? वेरी गुड। कुंतल साम्राज्य को जीतने के बाद लगभग 100 सालों तक कुंतल का जो कोष यानी धन था, है ना, वो वाकाटक वंश के लोगों के अंडर में आ गया था। इसलिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में पृथ्वीसेन प्रथम को कुंतलेंद्र के नाम से जाना जाता है। कुंतलेंद्र, ठीक है ना? कुंतलेंद्र, कुंतल जीता ना, कुंतलेंद्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीसेन प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम था बेटा? रुद्रसेन सेकंड। और रुद्रसेन द्वितीय जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन था और उसका दामाद था। क्यों? क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय से ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। हालांकि गुप्त वंशों का जो राजकीय धर्म था वो था वैष्णव, इसलिए रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कहने पर अपना जो धर्म, पहले जो रुद्रसेन द्वितीय था वो शैव धर्म को मानता था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म को मानता था। अब उसकी पुत्री का विवाह हुआ है रुद्रसेन द्वितीय से, तो रुद्रसेन द्वितीय ने अपने शैव धर्म को त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। क्लियर है? प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख होते कहते हैं पूना ताम्रपत्र लेख, ठीक है ना? क्या कहते हैं बेटा? पूना ताम्रपत्र लेख। पूना ताम्रपत्र लेख में उसने कहा है कि मैं धारण गोत्र की हूं, ना कि विष्णु व्रत गोत्र की। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। 13 साल तक गद्दी पर बैठता है रुद्रसेन, और उसके बाद रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन सेकंड यानी प्रभावती गुप्त से 2 पुत्र पैदा होते हैं। एक का नाम होता है दिवाकर सेन और एक का नाम होता है दामोदर सेन। याद रखिएगा, एक का नाम होता है दिवाकर सेन और एक का नाम होता है दामोदर सेन। तो जैसे ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावती गुप्त अपने बड़े बेटे दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाती है और संरक्षिका के रूप में शासन करती है अपने पूरे साम्राज्य पर। इसलिए प्रभावती गुप्त की मोहरों पर लिखा हुआ है कि यह 2 शासकों की माता है। क्या बेटा? यह 2 शासकों की माता है। पूना ताम्रपत्र लेख है तो वैसे प्रभावती गुप्त का, लेकिन पूना ताम्रपत्र लेख लिखा जिसने है उसका नाम है चक्रदास। याद रखिएगा, प्रभावती गुप्त का है पूना ताम्रपत्र लेख, लेकिन पूना ताम्रपत्र का लेखक जो है वो है चक्रदास। पूना ताम्रपत्र जो लेख है वो प्रभावती गुप्त ने अपने शासन काल के 13वें वर्ष लिखवाया था। 13वें वर्ष। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। हाँ, वाकाटकों की आभूषण किसे कहा जाता है? तो वाकाटकों का आभूषण प्रभावती गुप्त को कहा जाता है। क्लियर है बेटा? अच्छा, इस पूना ताम्रपत्र लेख में प्रभावती गुप्त को परम भागवत कहा गया है। क्लियर है? परम भागवत कहा गया है। इसने एक बहुत बड़े वैष्णव धर्म के संत थे जिनका नाम था चनाल स्वामी आचार्य। प्रभावती गुप्त ने चनाल स्वामी आचार्य को महाराष्ट्र का दंडुना गांव दान में दिया था। महाराष्ट्र का दंडुना गांव दान में दिया था। क्लियर है? अच्छा, कुछ समय के बाद इसके बड़े बेटे दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका छोटा बेटा दामोदर सेन गद्दी पर बैठता है। दामोदर सेन अपना नाम रखता है क्या? प्रवरसेन तृतीय। याद रखना है दामोदर सेन गद्दी पर जब बैठा तो इसने अपने नाम क्या रख लिया? प्रवरसेन तृतीय नाम रख लिया। प्रवरसेन तृतीय। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको कि प्रवरसेन तृतीय ने अपनी माता प्रभावती गुप्त के नाम पर महाराष्ट्र के नागपुर में रामटेक नाम के गांव में प्रभावती स्वामी मंदिर बनवाया है। प्रभावती स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने बेटा? तो आपका आंसर आएगा प्रवरसेन तृतीय, मतलब दामोदर सेन ने। आई होप ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे? अब दामोदर सेन पढ़ेंगे, प्रवरसेन तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रवरसेन तृतीय की बात बताते हैं। तो प्रवरसेन तृतीय ने दावा किया है कि मेरे साम्राज्य का जो युग था उसको स्वर्ण युग कह सकते हो।
प्रवर सेन द्वितीय ने खुद कहा है कि मेरे साम्राज्य के युग को आप एक स्वर्ण युग कह सकते हो, क्योंकि हमने अपने साम्राज्य में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनवाई, लोगों को न्याय प्रदान करवाया, सारी जनता हमसे खुश थी, शैव धर्म को इसने वापस अपना लिया। प्रवर सेन द्वितीय ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सेतु बंध। प्रवर सेन द्वितीय ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सेतु बंध। प्रवर सेन द्वितीय का नाना कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार में नौरत्न रहते थे और उसी नौरत्न में शामिल था कालिदास। कालिदास को भेजा था प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में, यानी प्रवरपुर में भेजा था, महाराष्ट्र के प्रवरपुर में, और प्रवरपुर में रहकर कालिदास ने इस सेतु बंध में बहुत सारे चेंजमेंट कर दिए। क्लियर है बेटा? बहुत सारे चेंजमेंट कर दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने नाती प्रवर सेन द्वितीय से वैष्णव धर्म के लिए कहा था, लेकिन उसे नहीं अपनाया, शैव धर्म को ही अपनाया रहा। सेतुबंध जो रचना है वो प्राकृत भाषा में है। इसने अपने ताम्रपत्र लेख में अपने आप की उपाधि शिव जी के नाम पर परम माहेश्वर रखी है। क्या बेटा? परम माहेश्वर रखी है। क्लियर है भाई? अच्छा, नचना का जो पार्वती मंदिर है, याद रखिएगा, नचना का जो पार्वती मंदिर है, नचना मतलब कंचनापुर, ठीक है, नचना का जो पार्वती मंदिर है वो प्रवर सेन द्वितीय यानी कि दामोदर सेन के सामंत व्याघ्रदेव ने बनवाया है। याद रखना, आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि नचना का जो पार्वती मंदिर है वो प्रवर सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने बनवाया है। प्रवर सेन द्वितीय के शासनकाल में ही मध्य प्रदेश के तिगोवा में एक मंदिर बनवाया गया और उस मंदिर में गंगा और यमुना जी की मूर्तियां लगवाई गई। प्रवर सेन द्वितीय के मर जाने के बाद इसका पुत्र नरेंद्र सेन गद्दी पर बैठता है। नरेंद्र सेन की मृत्यु के बाद पृथ्वी सेन सेकंड गद्दी पर बैठता है और प्रवरपुर वंश या मुख्य वाकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वी सेन द्वितीय होता है। पृथ्वी सेन द्वितीय ने अपने पूरे साम्राज्य को 2 बार शुद्ध करवाया। पृथ्वी सेन द्वितीय ने एक जलाशय बनवाया था जिसको पृथ्वी समुद्र कहा गया। तो पेपर में आता है किस व्यक्ति ने वाकाटक वंश का 2 बार उद्धार करवाया था, तो आपका आंसर आएगा पृथ्वी सेन द्वितीय। और पृथ्वी समुद्र जलाशय किसने बनवाया था? पृथ्वी सेन द्वितीय ने। और पृथ्वी सेन द्वितीय प्रवरपुर वंश का अंतिम शासक था। प्रवरपुर वंश का क्या था बेटा? अंतिम शासक था। ठीक है, आपको अगर इसके हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप बाई क्विज में जाइएगा और हिस्ट्री का जो आईएएस पीसीएस वाला क्विज हो उसको देख लीजिएगा और उसी को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपका प्रवरपुर वंश। हमें नहीं लगता है कि आज हम आपको मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले पढ़ाएंगे, क्योंकि मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले है ना, जब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग बताइए, मैं सोच रहा हूँ कि देखो वाकाटक वंश के बाद अगर हम मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले शुरू कर देंगे तो डेमेट्रियस वंश है ना, यूक्रेटाइडीज वंश, इतने कठिन कठिन नाम हैं इंडो-बैक्ट्रियन के राजाओं के कि हमें लगता है ये वाकाटक वंश आपको बर्बाद करवा देगा। फिर मतलब वाकाटक वंश आज आप पढ़ लीजिए, जितना थोड़ा बहुत बचा होगा वाकाटक वंश पढ़ लीजिए। वाकाटक वंश पढ़ने के बाद आप मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले को बाद में पढ़िएगा, मेरी समझ से, कि हम चाहते हैं एक दिन में आप चाहे थोड़ा पढ़े बेहतरीन पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें अगर ज्यादा हुआ तो हम तो 1 से 1.5 घंटे लगातार बोलकर आपके एक दिन में एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोग बता दीजिए क्या करना है। अगर आपका दिमाग परिपक्व चल रहा होगा तो वाकाटक वंश के बाद हम आपको है ना मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले पढ़ा देंगे, और वरना अगले टर्म पे मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले पढ़ाएंगे। क्लास तो आपके रेगुलर हो ही रही है, आप जान ही रहे हैं, पिछली बार भी हुई थी, उसके पिछली बार भी हुई थी, जैसा आप बताएं। जल्दी से फटाफट बताइए, फिर मैं लिखता हूं। तो क्या बताया आपको? प्रवरपुर वंश, और प्रवरपुर वंश मैंने आपको बताया प्रवरपुर वंश की स्थापना किसने की थी? रुद्रसेन प्रथम ने। रुद्रसेन प्रथम ने। रुद्रसेन प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा था बेटा? पृथ्वी सेन प्रथम। कौन बैठा था? पृथ्वी सेन प्रथम। पृथ्वी सेन प्रथम। पृथ्वी सेन प्रथम के बाद रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड के बाद इसकी पत्नी गद्दी पर बैठी जिसका नाम क्या? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त ने 2 लोगों को शासन करवाया, एक दिवाकर सेन और एक दामोदर सेन। दामोदर सेन को ही हम लोग कहते हैं क्या बेटा? प्रवर सेन द्वितीय। ये तो है भैया, दामोदर सेन को तुम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जानते हैं। प्रवर सेन द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा बेटा? नरेंद्र देव या नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन, और फिर आएगा पृथ्वी सेन द्वितीय। ऐसे था, जल्दी बताओ। ठीक है, 1 डे 1 टॉपिक सही है सर। उमेश कुमार जी को भी कह रहे हैं, ठीक है सर। नहीं सर, एक दिन में एक ही टॉपिक सही है। गुड। एज यू इसका मतलब नहीं है, वो हम आपके दिमाग के ऊपर कह रहे हैं कि अगर आपका दिमाग कहता है कि नहीं सर हम लोग और पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, तो वैसा बताइए
है ना। तो उन्हें कहते हैं अगर आपको एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना, एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, जैसे जब अगले टर्न में पढ़ेंगे तो अगले टर्न पे एक टॉपिक क्या होगा, हमने पढ़ा है मरणोत्तरकालीन विदेशी हमले, तो उसमें आपको पता है इंडो ग्रीक या इंडो बैक्टीरियन, इंडो बैक्टीरियन में कैसे राजा आएंगे, जैसे मिनांडर वगैरह भी पढ़ना है, मिलिंद बनोज जिसके नाम पर है ना। फिर यूक्रेटाइडिस वंश पढ़ा जाएगा, फिर भारतवर्ष पर यूनानियों का प्रभाव क्या क्या पड़ा था उस पर बात की जाएगी, फिर शक वंश पर आ जाएंगे, जो शक होंगे वो दो भागों में होंगे, उत्तरी क्षत्रप पश्चिमी क्षत्रप। हाँ, पश्चिमी क्षत्रप इंपॉर्टेंट होगा तो उसके वंश होंगे, क्षयरात शक वंश, एक होगा कार्तमक शक वंश, समझ रही है। फिर इसके बाद पार्थिव पढ़ेंगे, मतलब पहला पढ़ेंगे पार्थिव, पार्थिव के बाद पढ़ेंगे कुषाण वंश। तो एक एक टॉपिक का मतलब ये है कि जब अगले टर्न पर आएंगे तो अगले टर्न पर कहीं ना कहीं हम आपको कुषाण वंश के पहले प्ले का सारा चक्कर खत्म कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्न पे इंपॉर्टेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कुषाण वंश, तो अगले टर्न में कुषाण वंश समाप्त किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, एक दिन में एक टॉपिक रखा जाए, ठीक है। ओके, जैसा आपकी मर्जी। हाँ, तो एक बार मैं फिर से बता दूं, एक बार मैं इसको फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, प्रवर पुरवंश दो वंश बन गए थे बेटा, है ना, मरने के बाद, किसके मरने के बाद बेटा, प्रवरसेन प्रथम के मरने के बाद, प्रवरसेन प्रथम के मरने के बाद जो वाकाटक वंश था वो दो भागों में बट गया था, एक प्रवर पुरवंश के नाम से जाना जाता था और एक वत्सगुल्म वंश के नाम से जाना जाता था। प्रवर पुरवंश की स्थापना की थी रुद्रसेन प्रथम ने, किसने की थी बेटा, रुद्रसेन प्रथम ने। रुद्रसेन प्रथम कौन था, प्रवरसेन प्रथम की पुत्र गौतमी पुत्र और वार्षिक भावनाओं की कन्या से उत्पन्न, है ना, रुद्रसेन प्रथम संतान थी उसकी, इसलिए उसको रुद्रसेन प्रथम को क्या कहते हैं बेटा, भावनाग दौहित्र के नाम से जानते हैं। रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त के समकालीन था, इसलिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसाण के प्रयाग प्रशस्ति लेख में हमको रुद्रसेन प्रथम का पता चल जाता है। अरे हाँ कि ना, रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीश्वर प्रथम गद्दी पर बैठता है, रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीश्वर गद्दी पर बैठता है। पृथ्वीश्वर प्रथम की तुलना महाभारत के युधिष्ठिर से की जाती है। पृथ्वीश्वर प्रथम ने कुंतल राज को जीता था, इसलिए कुंतलेंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है, कौन, पृथ्वीश्वर प्रथम, ठीक है। पृथ्वीश्वर प्रथम का पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था और उसका दामाद था प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इसका विवाह हुआ था रुद्रसेन सेकंड से। क्लियर है, रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो जाने के बाद प्रभावती गुप्त ने दिवाकर सेन गद्दी बिठाया, संरक्षक के रूप में कार्य किया। प्रभावती गुप्त का एक पूना ताम्रपत्र लेख है जो उसने शासनकाल के 13वें वर्ष निर्गत करवाया था, यह लिखवाया था चक्रदास से कहकर। प्रभावती गुप्त को वाकाटक का आभूषण कहा जाता है, इसने अपने आप का जो गोत्र है वो धर्म बताया है, जबकि और सभी लोगों ने विष्णुव्रत बताया है। पूना के ताम्रपत्र लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत हजार करोड़ गायों को बचाने वाला और स्वर्ण दान करने वाला कहा गया है। प्रभावती गुप्त ने इसने अपने लेखों में अपने आप को परम भागवत बताया है। वैष्णव धर्म के आचार्य चनाल स्वामी को, है ना, दंडुना गांव दान में दिया था, ठीक। इसके बाद दामोदर सेन गद्दी पर बैठा है प्रवरसेन द्वितीय के नाम से, इसने अपनी माता के नाम पर, है ना, प्रभावती स्वामी मंदिर बनवाया नागपुर में, रामटेक गांव में, महाराष्ट्र के। प्रवरसेन द्वितीय दावा करता है कि मेरे साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाए। इसने प्रवरपुर नाम की राजधानी में, है ना, राम मंदिर बनवाया था। सेतु बंध की रचना की, सेतु बंध में छेड़खानी कालिदास ने करी आके। सेतु बंध में राम जी ने कैसे लंका को जीता था इसके बारे में पता चलता है। प्रवरसेन ने शैव धर्म को अपनाया था और परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये तो बताया था। प्रवरसेन द्वितीय का जो सामंत था व्याघ्रदेव, उसने नचना में पार्वती जी का मंदिर बनवाया। मध्य प्रदेश के तिगोवा में गंगा यमुना की मूर्तियों का मंदिर बनवाया, इसका उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन था। नरेंद्र सेन का के बाद पृथ्वीश्वर सेकंड गद्दी पर बैठता है, इसने दो बार वाकाटक वंश का उद्धार करवाया और एक जलाशय बनवाया, इसको कहते हैं पृथ्वी समुद्र, ठीक। तो प्रवर वंश हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे वत्सगुल्म वंश। वत्सगुल्म वंश प्रवरसेन प्रथम का ही पुत्र था। वत्सगुल्म वंश का जो संस्थापक था सर्वसेन प्रथम, वो प्रवरसेन प्रथम का ही पुत्र था। सर्वसेन प्रथम ने भी धर्म महाराज की उपाधि धारण करी, सर्वसेन प्रथम ने भी धर्म महाराज की उपाधि धारण करी। इसने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। एक किताब लिखी जिसका नाम था हरि विजय, क्या लिखी बेटा, हरि विजय। जो हरि विजय किताब है वो महाभारत में जो श्री कृष्ण का रोल था, सत्यभामा का जो रोल था, पराजिता कांड का जो रोल था, है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हरि विजय जो किताब लिखी है सर्वसेन प्रथम ने, उसमें महाभारत के बहुत सारे नायकों का या हीरोज का या बहुत सारे लोगों का चित्र दिखाया गया है, ठीक है ना। और हाँ, सर्वसेन प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है विंध्यसेन सेकंड या विंध्य शक्ति सेकंड। विंध्य शक्ति सेकंड ने एक किताब लिखी जिसका नाम था वसीम अनुदान। सर्वसेन प्रथम ने हरि विजय किताब लिखी, विंध्य शक्ति सेकंड ने वसीम अनुदान किताब लिखी। और कुछ, इसका उत्तराधिकारी देवसेन होता है। देवसेन के बाद हरिसेन गद्दी पर बैठता है। हरिसेन वत्सगुल्म वंश का अंतिम शासक होता है। और हरिसेन से क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए। हरिसेन का मंत्री था वराहदेव। वराहदेव ने अजंता की गुफा में जो गुफा नंबर 16 है, हरिसेन का जो मंत्री था जिसका नाम था वराहदेव, वराहदेव ने अजंता की जो गुफा नंबर 16 है उसको लिखवाया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अजंता की जो गुफा नंबर 17 है वो भी हरिसेन ने ही खुदवाई है, लेकिन किसने, ये अभी तक नहीं पता चला है। तो हरिसेन ने ही अजंता की गुफा नंबर 16, 17 खुदवाया है, लेकिन 16 किसने खुदवाया है, उसके मंत्री वराहदेव ने। 17 हरिसेन ने खुदवाई, लेकिन किसने खुदवाया ये नहीं पता चला है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये है वाकाटक वंश। और कुछ जानकारी वाकाटक वंश के बारे में? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हैं जो उनका प्रशासन के बारे में बताते हैं। वाकाटक वंश का जो साम्राज्य था
वो प्रांतों में बटा हुआ था जैसे सबका बटा होता है, और प्रांत को राष्ट्र या राज्य कहा जाता था। राज्यों का जो यानी प्रांत का जो गवर्नर होता था उसको सेनापति के नाम से जाना जाता था। वाकाटक प्रशासन में जिले को पट्ट या आहार कहा जाता था। याद रखिएगा, जैसे जो जिला है जिले को आहार या पट्ट कहते थे। जिले से मिलकर राज्य बनता था या प्रांत बनता था। प्रांत को जो संभालता था उसको सेनापति कहते थे या राज्याधिकृत के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? वाकाटक वंश का जो प्रशासनिक केंद्र था उसको स्थली कहा जाता था। अभिलेखों का उल्लेख करने वाले व्यक्ति को सर्वाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। जो विधि व्यवस्था को बनाए रखते थे उन अधिकारियों को कुलपुत्र कहा जाता था। जैसे न्यायाधीश हो गए, है ना, विधि बनाए रखने वाले अधिकारियों को कुलपुत्र के नाम से जाना जाता था। ऐसे सैनिक जो उधार लिए जाते थे यानी अस्थायी सैनिक होते थे उनको छत्र और भट्ट के नाम से जाना जाता था। छत्र और भट्ट के नाम से जाना जाता था, ये अस्थायी सैनिक होते थे। वाकाटक वंश में अस्थायी सैनिकों को छत्र और भट्ट के नाम से जाना जाता था। जो सेना की टुकड़ी होती थी उसको चम्मुम कहा जाता था। सैन्य टुकड़ियों को चम्मुम कहा जाता था। रज्जुक जो आपने अशोक के समय सुना था, और रज्जुक बहुत महत्वपूर्ण पत्ता हर समय चलता चला आ रहा है ना, मौर्यकालीन अधिकारी है ना रज्जुक को बहुत भाव देते थे। वाकाटक अभिलेखों में रज्जुक को भूमि अनुदान कहा गया है। भूमि अनुदान के लेखक कहा गया है। जो भी भूमि दान दी जाती थी उनको जो लिखते थे वो यहाँ पे रज्जुक कहलाते थे। ग्रामकूट गांवों का मुखिया होता था। ग्रामकूट गांवों क्या होता था बेटा? मुखिया होता था। और क्या बताया जाए, स्थानीय प्रशासन का केंद्र स्थली कहा जाता था, याद रखिएगा। और नगरीय प्रशासन का केंद्र द्रोणामुख कहा जाता था। ठीक है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिविल के पेपर में आया है, सीटीएस के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऐसा था, कुछ वाकाटक वंश से क्वेश्चन था। उसमें लिखा हुआ था, एक गलत छाटना था, उसमें लिखा हुआ था वाकाटक वंश का संबंध गुप्त साम्राज्य से था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त कैलेंडर चलवाया था 320 ईस्वी में। तो वाकाटक वंश ने गुप्त कैलेंडर के आधार पर ही चलता था, या वाकाटक वंश ने गुप्त संवत को अपनाया था, या वाकाटक वंश के अभिलेखों में गुप्त संवत का उल्लेख है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर आएगा कि वाकाटक वंश के लोगों ने कभी भी गुप्त संवत का प्रयोग अपने अभिलेखों में या अपने समय में नहीं किया था। ये क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वाकाटकों ने कभी भी गुप्त कैलेंडर का प्रयोग नहीं किया और ना उसका उल्लेख अपने अभिलेखों में किया। चलिए, तो यहां तक इतनी बातें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और आईएएस के प्री के पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वाकाटक वंश से संबंधित। तो अगला जो टॉपिक होगा बेटा, आप कह रहे हैं अगला टॉपिक बता दीजिए, ठीक है? तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इंडो बैक्टीरियन। क्या होगा बेटा? इंडो बैक्टीरियन। देखिए, हमने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य से पहले हमने विदेशी हमला बताया था सिकंदर का, है ना? सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस, यहाँ के ना। तो सेल्यूकस को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, हरा दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस को हराया तो उसका बेटा गद्दी पर बैठा एंटीओकस। एंटीओकस से सूखी अंजीर, मदिरा ये सब मांगी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने। तो अभी तो संबंध अच्छे थे, लेकिन सेल्यूकस जब यहाँ पर आ गया, भारत वाले यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जब आ गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आ गया सेल्यूकस, तो वो तो वापस गया नहीं। तो जब वो वापस नहीं गया तो यूनानियों ने सेल्यूकस को देखा ये भारत के आसपास है, तो यूनान में सेल्यूकस के खिलाफ विद्रोह हो गया। क्लियर है? तो जो पहले बैक्ट्रिया और पार्थिया, सेल्यूकस के साम्राज्य हुआ करते थे, बैक्ट्रिया और पार्थिया, ये अफगानिस्तान और उसके पीछे वाले क्षेत्र है। तो बैक्ट्रिया और पार्थिया जो पहले सेल्यूकस के साम्राज्य के भाग थे, वहां पे दो अलग अलग व्यक्ति उभर उठते हैं, अलग अलग व्यक्ति उभर उठते हैं। एक का नाम होता है डायोडोटस और एक का नाम होता है आर्सेकस। तो पार्थिया में आर्सेकस ने विद्रोह कर दिया और बैक्ट्रिया में डायोडोटस प्रथम ने विद्रोह कर दिया कि हम सेल्यूकस के अंदर नहीं रहेंगे। फिर वो भारत को जीतने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब मौर्य काल के बाद अब जो हमले होंगे, मौर्योत्तर कालीन विदेशी हमले, उन पर बात की जाएगी। ठीक है ना? पार्थिव या पहला शक, जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी कहा जाता है, तो उसने कौन से शक शासक को मारा था, है ना? तृतीय को मारा था, रुद्र सिंह तृतीय को। तो उस पर बात करेंगे। अरे वही जो उसकी भाभी को वगैरह था कि उसके गुप्त वंश में पढ़ाया बेटा, हमने आपको क्या पढ़ाया था याद करो कि हमने बताया था आपको। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भाभी से कहा था कि आ जाना, तो वो अपनी भाभी को रूप ले लेता है और जाके मार देता है। नहीं बताया, पूरी कहानी बताई थी, वही वाली कहानी अब वहां पर रिपीट होगी। ठीक है? हाँ बेटा, एथिक्स का बैच आएगा बहुत जल्दी, एथिक्स का बैच आएगा। ठीक है? तो आराम से इसको नोट डाउन कीजिएगा। पास के लिए इतना काफी है। कोई समस्या तो बताइए फटाफट। लगभग मान के चलिए ये बैच अभी कुछ नहीं तो 2 महीने चलेगा आपका। 2 महीने लगेंगे आपके पूरी हिस्ट्री खत्म होने में, पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब पूरी खत्म होने में। आर्ट एंड कल्चर के कुछ पार्ट बचेंगे आपके, वो पूरा करने में। ठीक है बेटा? और अगर कुछ छुट्टी भी होती है, बीच में त्योहार पड़ते हैं तो छुट्टी दी जाएगी, तो उसमें लगभग मान के 2-2.5 महीने चलेंगे। 2 महीने मैक्सिमम, 2 से 2.5 महीने आपका बैच चलेगा, फिर हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर कभी आपको हिस्ट्री तक नहीं करेगी। तो आज लेना काफी है, फटाफट बताइए।
जल्दी से